तो दूसरी तरफ निशांत अपनी कार में बैठा था, तभी उसके फोन पर कॉल आता है। वो कॉल उठाकर कान से लगाता है और थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, हाँ कुछ पता चला। दूसरी तरफ से आवाज आती है, बाकी सारी डिटेल्स मिल गई हैं, बस ये नहीं पता चला कि दक्ष के नाम पर पार्सल किसने भेजा था। ये सुनकर निशांत का एक्सप्रेशन थोड़ा टाइट हो जाता है। वो छोटा सा ठीक है बोलकर कॉल काट देता है। कुछ ही देर में वो मेंशन पहुंच जाता है। उसका मूड पहले से ही खराब था और जैसे ही अंदर आता है गुस्से में सीधे हॉल के सोफे पर बैठ जाता है। चारों तरफ नजर घुमाकर जोर से चिल्लाता है, इतनी गर्मी है बाहर और टेबल पर पानी तक नहीं रखा है, कहाँ मर गए सब के सब। उसकी आवाज सुनते ही किचन से एक स्टाफ भागती हुई आती है और जल्दी से उसे पानी देती है। निशांत एक घूंट पीता है, फिर तुरंत ही ग्लास टेबल पर रख देता है और उस स्टाफ की तरफ गुस्से से देखता हुआ बोलता है, पानी इतना गर्म क्यों है, जाओ ठंडा पानी लेकर आओ। जी सर बोलकर वो जल्दी से वहां से चली जाती है। उसी वक्त थोड़ी दूरी पर खड़ा दक्ष काफी देर से ये सब देख रहा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ निशांत के पास आता है, टेबल से ग्लास उठाता है और उसकी तरफ बढ़ाते हुए थोड़ा सख्त लेकिन शांत आवाज में कहता है, पानी नहीं, तुम्हारा दिमाग गर्म है, चुपचाप इसे पियो बिना ड्रामा किए। दक्ष को सामने देखते ही निशांत का सारा गुस्सा जैसे गायब हो जाता है। वो बिना कुछ बोले उसके हाथ से ग्लास लेता है और चुपचाप पानी पीने लगता है। ये देखकर दक्ष भी उसके बगल में बैठ जाता है और हल्के से पूछता है, क्या हुआ निशांत, कोई प्रॉब्लम है क्या। निशांत उसकी तरफ देखता है और हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, ठीक पर तुम्हें देखकर चली गई। ये सुनकर दक्ष बस मुस्कुरा देता है। तभी अचानक निशांत के फोन पर फिर से कॉल आता है। वो जल्दी से फोन उठाता है, कान से लगाता है और जैसे ही दूसरी तरफ की बात सुनता है उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। व्हाट? निशांत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर दक्ष थोड़ा टेंशन में आ गया। वो तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ निशांत, किसका कॉल था। निशांत ने धीरे से फोन नीचे किया, फिर दक्ष की तरफ देखते हुए बोला, अंश हमेशा के लिए दुबई जा रहा है। ये सुनते ही जैसे दक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हैरान होकर झट से बोला, क्या, पर क्यों, और क्या बॉस को पता है। निशांत बस हल्के से सिर हिलाकर हाँ कह देता है, लेकिन उसके चेहरे पर भी साफ टेंशन दिख रही थी। उधर अंश और जन्नत दोनों एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। उनका सारा अरेंजमेंट खुद कबीर ने किया था। दोनों अपना सामान लेकर वेटिंग एरिया में बैठे थे। फ्लाइट में अभी करीब 1 घंटा बाकी था, इसलिए वहां थोड़ा सन्नाटा था। कुछ देर बाद अंश जन्नत की तरफ देखकर बोला, दी मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, आप यहीं रुको। जन्नत ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, ओके। अंश वहां से चला जाता है। उसके जाते ही कुछ ही देर में कबीर वहां आ जाता है। कबीर को देखते ही जन्नत तुरंत खड़ी हो जाती है और थोड़ी हिचकिचाते हुए बोलती है, कबीर सर आप यहाँ। कबीर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ क्यों, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। जन्नत तुरंत घबरा कर सिर झुका लेती है, नहीं सर मेरा वो मतलब नहीं था। जन्नत को ऐसा देख कबीर आगे बढ़ता है और उसे हल्की सी गले लगा लेता है। अरे इतना मत सोचो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बस ये सुनते ही जन्नत की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो भी कबीर को कसकर गले लगा लेती है, जैसे उसके अंदर का सारा डर बाहर आ गया हो। उधर अंश वॉशरूम में हाथ धो रहा था। पानी की आवाज के बीच अचानक पीछे से एक कड़क आवाज गूंजती है, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते अंश। आवाज सुनकर अंश का हाथ रुक जाता है। वो धीरे से मिरर में देखता है, पीछे रेयान खड़ा था। अंश मुड़कर उसकी तरफ देखता है, उसके चेहरे पर साफ हैरानी थी। आप यहाँ? इतना बोलकर वो रुक जाता है। सामने रेयन धीरे धीरे अंश के करीब आने लगता है। अंश एक कदम पीछे हटता है, फिर दूसरा, और घबराहट छुपाते हुए कहता है, रेयन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन अगले ही पल रेयन उसका दोनों बाजू कसकर पकड़ लेता है। उसकी पकड़ इतनी सख्त होती है कि अंश के चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगता है। रेयन गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम मेरी मर्जी से मेरी जिंदगी में आए थे और जाओगे भी, सिर्फ मेरी मर्जी से। अंश दर्द से हल्का सा कराहता है, पर खुद को संभालते हुए हिम्मत करके सीधा रेयन की आंखों में देखता है। सॉरी मिस्टर रेयन सिन्हानिया, लेकिन मैं अपनी मर्जी से आया था और मैं ही डिसाइड करूंगा कि मुझे आपके साथ रहना है या नहीं। और वैसे भी आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है, मैं तो बस आपके लिए एक एंटरटेनमेंट था, बस एक टाइम पास था। ये सुनते ही रेयन का चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत अंश के हाथ छोड़ देता है। तो तुम्हें ऐसा लगता है
कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एंजॉय कर रहा था। वो धीमे लेकिन खतरनाक अंदाज में पूछता है। अंश की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ उभर आते हैं। वो बिना रुके बोल पड़ता है, हाँ, आप जैसे अमीर लोगों के लिए हम जैसे मिडिल क्लास लोग बस एंटरटेनमेंट ही होते हैं। रात गुजारो और फिर छोड़ दो। और जो आप इतने दिन मेरे साथ रहे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी मम्मा पापा आपकी वजह से मरे थे, तो आपको मुझ पर तरस आ गया होगा, वरना कब के मुझे छोड़कर जा चुके होते। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें झटके से पोंछ देता है। आपकी वजह से मेरी मम्मा पापा की जान गई, अगर बस चलता ना तो मैं आपको जेल में डाल देता। उसकी बात सुनते ही रेयन तुरंत ताना मारते हुए बोलता है, और तुम्हें लगता है इससे कुछ होगा? अंश, तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? अब अंश का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है। वो सीधे उसकी तरफ देखकर कहता है, सच में रेयन, आप बहुत घटिया इंसान हैं, कैरेक्टरलेस। आपसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इतना कहकर अंश मुड़ता है और वहां से जाने लगता है। रेयन हल्के से अपनी आंखें घुमाते हुए खुद से बुदबुदाया, क्या कर रहा है तू रेयन? अंश को मनाने आया था या उसे और गुस्सा दिलाने? इतना कहते ही वो जल्दी से अंश के पीछे चला जाता है। वॉशरूम से निकलकर अंश सीधा जन्नत की तरफ जा रहा होता है, तभी अचानक पीछे से रेयन उसे कसकर हक कर लेता है। उसकी आवाज़ इस बार पहले जैसी सख्त नहीं, बल्कि नर्म थी। सॉरी अंश, अभी जो कहा उसके लिए, और सिर्फ अभी नहीं, मेरी हर गलती के लिए सॉरी। वहां आसपास काफी लोग थे। अंश थोड़ा असहज हो जाता है। वो जल्दी से रेयन का हाथ अपनी गर्दन से हटाते हुए कहता है, आप क्या कर रहे हो रेयन? रेयन तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों में साफ डर दिख रहा था। अंश, अगर तुम मुझसे नाराज रहना चाहते हो तो रहो, बात मत करो, मुझसे दूर रहो, लेकिन प्लीज मुंबई छोड़कर मत जाओ। अंश कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह जाता है, फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है रेयन, अगर मैं यहाँ और रुका ना तो बार बार यही सोचता रहूंगा कि क्यों मैं तुमसे मिला, क्यों मुझे तुमसे प्यार हुआ। उसकी आवाज़ भर्रा जाती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए आगे बोलता है, और जितना याद करूंगा उतनी ही खुद से नफरत होने लगेगी। प्लीज अब और तमाशा मत करो, जाने दो मुझे, और हो सके तो दोबारा मेरी जिंदगी में मत आना। ये सुनकर रेयन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो खुद ही अंश का हाथ छोड़ देता है। जैसे ही रेयन का हाथ छूटता है, अंश के दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है, जैसे दिल भी समझ गया हो कि अब सच में सब खत्म हो रहा है। उसकी आंखें भर आती हैं और बिना चाहे ही आंसू उसके गालों पर बहने लगते हैं। तभी जन्नत की आवाज़ अंश के कानों में पड़ती है, कहाँ रह गए अंश? जन्नत उसके पास आने ही वाली होती है कि अंश जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेता है और खुद को संभालते हुए बोलता है, आ रहा दी। इतना कहकर वो बिना कुछ और बोले, बिना एक बार भी रेयन की तरफ देखे, तेजी से वहां से निकल जाता है। पीछे रह जाता है तो बस रेयन, जो वहीं खड़ा चुपचाप अंश को दूर जाते हुए देखता रह जाता है। इधर कुछ ही देर में अंश और जन्नत फ्लाइट में बैठ चुके होते हैं। थोड़ी ही देर बाद फ्लाइट टेक ऑफ करती है और अंश अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पीछे छोड़ देता है। उधर कबीर, जिसने अंश और रेयन की सारी बातें सुन ली थी, उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली और दांत भींचते हुए खुद से बोला, मतलब मैं सही था, रेयन की वजह से ही अंश सब छोड़कर जा रहा था। कुछ देर बाद निशांत और दक्ष हॉल में बैठे हुए थे। दोनों की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। वो रेयन का इंतजार कर रहे थे। तभी सामने से रेयन आता दिखता है, लेकिन ये वही रेयन नहीं था। उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो चुका था, आंखें पूरी लाल, जैसे अंदर बहुत कुछ टूट चुका हो। उसे उस हालत में देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। रेयन को देखते ही निशांत समझ गया था कि अंश जा चुका है, इसलिए वो बस चुपचाप खड़ा होकर रेयन को ही देखता रह गया। लेकिन दक्ष, जो अब तक हर बात से अनजान था, अचानक से खड़ा हो गया और एक के बाद एक सवाल पूछने लगा, क्या हुआ बॉस? अंश रुका क्या? और वो क्यों छोड़ के जाना चाहता था? आपसे कुछ बात हुई क्या? दक्ष के इतने सारे सवाल सुनते ही रेयन का गुस्सा और बढ़ गया। उसका चेहरा सख्त हो गया और वो ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, आज के बाद इस मेंशन में अंश का कोई जिक्र नहीं करेगा, न उससे कोई बात करेगा और न ही उससे मिलने की कोशिश करेगा। फिर उसने निशांत और दक्ष की तरफ देखा और धीमे लेकिन दबाव भरे लहजे में कहा, गॉट इट। निशांत और दक्ष दोनों ने बिना कुछ बोले बस सिर हिला दिया। इतना सुनते ही रेयन बिना रुके अपने रूम की तरफ चला गया।
उसके जाते ही माहौल एकदम शांत हो गया। निशांत वापस सोफे पर बैठ गया और दक्ष भी तुरंत उसके पास आकर बैठ गया। थोड़ा झुककर वो धीरे से बोला, निशांत, आखिर हुआ क्या होगा उनके बीच? और अंश सच में चला गया क्या? निशांत ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी सख्ती के साथ बोला, दक्ष, बॉस ने साफ कहा है ना, अंश का जिक्र अब दोबारा नहीं होगा। तो बस उनके ऑर्डर फॉलो करो, चुप रहो, और गलती से भी अब बॉस से अंश के बारे में कुछ मत पूछना। इतना कहकर निशांत भी चुप हो गया, लेकिन दोनों के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर अंश गया क्यों? इतना बोलकर निशांत भी उठता है और बिना पीछे देखे बाहर निकल जाता है। दक्ष वहीं खड़ा रह जाता है, माथे पर हल्की सी लकीरें पड़ जाती हैं। वो धीरे से खुद से बुदबुदाता है, आखिर चल क्या रहा है? अंश ऐसे ही सब कुछ छोड़कर जाने वालों में से नहीं है, जरूर कोई बड़ी बात है, और ये निशांत, इसे सब पता है, पर दोनों ही मुझे कुछ बताना नहीं चाहते। दक्ष गहरी सोच में डूब जाता है, समझ नहीं आ रहा होता कि सच्चाई तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। कबीर गुस्से में अंदर आता है, आते ही ऊंची आवाज में रेयन का नाम लेता है। इस वक्त कबीर को यहाँ देखकर दक्ष पूरी तरह चौंक जाता है। उसी समय सीढ़ियों से निशांत और रेयन भी नीचे आ जाते हैं। जैसे ही कबीर की नज़र रेयन पर पड़ती है, वो बिना कुछ सोचे सीधे उसके पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। ये देख निशांत तुरंत आगे बढ़ता है, कबीर को रोकने के लिए, लेकिन रेयन हल्के से हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा करता है। निशांत वहीं ठिठक जाता है और बस सब कुछ देखने लगता है। कबीर की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा होता है। वो दांत भींचते हुए कहता है, आज तक जो भी मेरे हिस्से में था वो सब तुम्हें मिलता आया है। फिर भी मैंने कभी कुछ नहीं कहा, कभी शिकायत नहीं की। उसकी पकड़ और कस जाती है। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरा प्यार मुझसे दूर चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। कबीर की आवाज टूटने लगती है, पर गुस्सा अब भी कम नहीं होता। वहां खड़े किसी को समझ नहीं आता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। रेयन धीरे से उसका हाथ हटाता है और ठंडी सख्त आवाज में कहता है, सीधे सीधे बोलो, कहना क्या चाहते हो तुम? कबीर गुस्से में कहता है, जन्नत, जिससे मैं प्यार करता था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो मुंबई छोड़कर चली गई। जन्नत का नाम सुनते ही रेयन एकदम शॉक हो जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कबीर हल्की कड़वाहट के साथ कहता है, लगता है समझ आ गया तुम्हें मैं क्या कहना चाहता हूँ। रेयन थोड़ा संभलते हुए बोलता है, मतलब तुम्हें अंश का सारा सच पता था? कबीर बिना झिझक के जवाब देता है, हाँ, सब पता है। अब ये बताओ, तुमने ऐसा क्या किया कि अंश सब कुछ छोड़कर जाने का फैसला कर लिया? ये सुनकर रेयन का एटीट्यूड फिर से बाहर आ जाता है। वो ठंडे अंदाज में कहता है, जो भी वजह है वो मेरे और अंश के बीच की बात है। मैं किसी तीसरे इंसान को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझता। रेयन का ये जवाब सुनते ही कबीर का गुस्सा फट पड़ता है। सीरियसली रेयन, तुम इंसान हो भी या नहीं? कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? अंश तुम्हारी वजह से रो रहा था, ठीक से खाना तक नहीं खा रहा था, और तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। कबीर यही नहीं रुकता, वो और तंज कसते हुए कहता है, अरे हाँ, क्यों पड़ेगा तुम्हें फर्क? तुम तो बस उसके साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ड्रामा कर रहे थे ना, तुम्हारे लिए तो वो सिर्फ एक टाइम पास था, प्ले बॉय। कबीर की बातों पर रेयन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। वो बस उसे घूरते हुए हल्के से कहता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या मैं सोने जाऊं? एक्चुअली बहुत थक चुका हूं, काफी नींद आ रही है। उसकी ये बेपरवाही सुनकर कबीर और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। रेयन मुड़कर जाने ही वाला होता है कि कबीर पीछे से गुस्से में बोल पड़ता है, रेयन, पहले मुझे लगता था कि शायद तुम्हें सच में अंश से प्यार है, और मैं खुश भी था, सिर्फ अंश के लिए। लेकिन अब लगता है अंश ने सही किया तुम्हें छोड़कर, क्योंकि तुम उसे डिजर्व ही नहीं करते, एंड आई विश अंश कभी तुम्हारे पास वापस ना आए। इतना सब सुनने के बाद भी रेयन बिना कुछ कहे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर कबीर भी गुस्से में वहां से निकल जाता है। ये सब सुनकर दक्ष सबसे ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। वो निशांत की तरफ देखता है, कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला होता है कि निशांत तुरंत उसकी होठों पर उंगली रख देता है और धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहता है, अभी जो भी यहाँ हुआ है उसे एक कान से सुना है ना, तो दूसरे से निकाल भी दो, और अगर ना निकल पाए तो बस अपना मुंह बंद रखो, समझे? ये सुनकर बेचारा दक्ष बस चुपचाप सिर हिला देता है, जैसे उसे अब कुछ भी पूछने की हिम्मत ही ना हो। कुछ देर बाद रेयन बालकनी में खड़ा था, हाथ में सिगरेट लिए, जैसे अपने अंदर जल रही आग को उसी धुएं में खत्म करना चाहता हो। लेकिन जैसे ही उसने एक कश लिया, उसे अंश की कही बात याद आ गई।
मुझे तुम्हारा सिगरेट पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, रेयन। वो याद आते ही रेयन हल्का सा हंस पड़ा, लेकिन उस हंसी में दर्द साफ झलक रहा था। उसने खुद से ही धीमे से कहा, अब तुम हो ही नहीं, तो मैं सिगरेट पीऊं या ना पीऊं, क्या ही फर्क पड़ता है, अंश। इतना कहकर उसने फिर एक कश लेने की कोशिश की, पर इस बार हाथ खुद ही रुक गया। कुछ सेकंड चुप खड़े रहने के बाद उसने सिगरेट को साइड में रख दिया, जैसे दिल मान ही नहीं रहा हो। तभी दरवाजे के बाहर खड़ा निशांत अंदर आया। उसकी नज़र सीधे रेयन पर गई और वो सामने आकर बोला, यस बॉस, आपने बुलाया था। रेयन धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। आवाज अब भी कड़क थी, लेकिन उसमें हल्की सी उदासी साफ महसूस हो रही थी। पता करो, अंश ठीक से पहुंचा या नहीं, और वो कहाँ रुका है, पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे 10 मिनट के अंदर। थोड़ा रुककर उसने और सख्त लहजे में कहा, और हाँ, अच्छे से चेक करना वो जगह उसके रहने के लिए सेफ है या नहीं। निशांत रेयान को ऐसे अंश के लिए परेशान होते देख अंदर ही अंदर काफी हैरान था, लेकिन उसने कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। बस हल्का सा सिर झुकाकर ओके बॉस कहा और वहां से चला गया। जैसे ही निशांत गया, रेयान अकेला रह गया। वो धीरे धीरे आसमान की तरफ देखने लगा, उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। एक लंबी सांस लेकर वो खुद से ही बुदबुदाया, बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, अंश। पर तुम ये कैसे बोल सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था, कि तुम मेरे लिए बस एंटरटेनमेंट थे। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। क्या इतने दिनों में तुम मुझे बस इतना ही समझ पाए हो? तुम्हें तो शायद ये भी अंदाजा नहीं होगा कि तुम मेरे लिए कितने खास हो। वो हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द ज्यादा था, खुशी बिल्कुल नहीं। और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें अभी से जानता हूँ, अंश, मैं तुम्हें आज से नहीं, बहुत पहले से जानता हूँ। इतना कहते ही उसकी नजरें कहीं खो गईं। उसका दिमाग खुद ब खुद 5 साल पीछे चला गया, शिमला की ठंडी वादियों में, उस रिजॉर्ट की तरफ जहां उसने पहली बार अंश को देखा था। वो पल, वो पहली मुलाकात आज भी उसके दिल में वैसे ही जिंदा थी। फ्लैशबैक, रात के ठीक 11:15 बज रहे थे। ठंडी हवा हल्के हल्के चल रही थी और पूरा माहौल जैसे किसी खास पल का इंतजार कर रहा था। अंश की उम्र अभी 15 होने वाली थी, बस 15 मिनट और। अंश अपने फैमिली के साथ शिमला आया हुआ था, अपना 15th बर्थडे सेलिब्रेट करने। जिस रिजॉर्ट में वो लोग रुके थे, वहीं के गार्डन एरिया को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। लाइट्स, बलून्स और केक टेबल, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। अंश इधर उधर देखते हुए अचानक अपने माथे पर हाथ मारता है, आउच मम्मा, मैं अपना फोन तो रूम में ही छोड़ आया। उसकी मम्मा हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, तो क्या हुआ, वैसे भी केक काटने के बाद वापस रूम में ही जाना है। अंश तुरंत मुंह बना लेता है, थोड़ा सा नाराज और थोड़ा सा बेचैन, नहीं मम्मा, मुझे फोटो लेनी है, मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ। उसकी मम्मा कुछ कहती, उससे पहले ही उसके पापा बीच में बोल पड़ते हैं, अरे जाने दो ना, केक कट करने में अभी टाइम है। ये सुनते ही अंश की आंखों में चमक आ जाती है, हाँ मम्मा, मैं दौड़ते हुए जाऊंगा और दौड़ते हुए वापस आ जाऊंगा। उसकी मम्मा उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए थोड़ा सख्त लेकिन केयरिंग टोन में कहती है, बिल्कुल नहीं, आराम से जाओ और बस जल्दी वापस आ जाना। अंश हल्का सा मुस्कुराता है, ओके मम्मा कहता है, और फिर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ रूम की तरफ निकल जाता है। कुछ ही देर में अंश 3rd फ्लोर पर पहुंच जाता है, वही फ्लोर जहां उसका और उसकी फैमिली का रूम था। वो जल्दी से अपने रूम में जाता है, फोन उठाता है और दरवाज़ा लॉक करके बाहर निकलता ही है कि अचानक उसकी नज़र सामने वाले एक रूम पर पड़ती है। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और उसके बाहर फ्लोर पर काफ़ी सारा खून फैला हुआ था। ये देखकर अंश का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और डर के मारे उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसका मुंह कस के पकड़ लिया। शुश बच्चे, एक ठंडी, खामोश कर देने वाली आवाज़ उसके कानों में गूंजती है। उस आवाज को सुनते ही अंश जैसे जम सा जाता है, उसका पूरा शरीर डर से सिहर उठता है। वो धीरे से अपना सिर पीछे मोड़कर उस शख्स को देखने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो उसे देखता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। एक लंबा, बेहद हैंडसम आदमी उसके पीछे खड़ा था, चेहरे पर मास्क, लेकिन उसकी आंखें लाल, गुस्से से भरी हुई, फिर भी इतनी अजीब तरह से अट्रैक्टिव कि कोई भी उनमें खो जाए। उसकी सफ़ेद शर्ट पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे और उसकी गर्दन के पास हल्का सा कट भी था, जहां से खून बह चुका था। वो आदमी था रेयान। रेयान की हालत देखकर अंश पूरी तरह डर चुका था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, ये कोई गैंगस्टर है या माफिया,
और मैं फंस गया हूँ इसके हाथों में। डर और घबराहट में अंश खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और बिना सोचे समझे वो रेयान के हाथ पर जोर से काट लेता है। रेयान को भी अब गुस्सा आ चुका था। उसने अंश का मुंह दबाए ही उसे खींचकर रूम के अंदर ला दिया। अंदर आते ही उसने दरवाजा लॉक कर दिया और फिर अंश को छोड़ दिया। जैसे ही अंश आजाद हुआ, वो बिना एक सेकंड गंवाए भागकर दरवाजे के पास पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन दरवाजा तो जैसे जिद पर अड़ा था, खुलना ही नहीं था। और खुलता भी कैसे? वो रेयान का रूम था। उधर रेयान बिल्कुल आराम से बेड पर बैठ गया। उसने धीरे धीरे अपना कोट उतारते हुए अंश की तरफ देखा और कड़क आवाज में बोला, ट्राई मत करो लिटिल पप्पी, मेरी मर्जी के बिना ये दरवाजा नहीं खुलेगा। अंश के हाथ वहीं रुक गए। उसने घबराकर टाइम देखा, बस 10 मिनट बचे थे 12 बजने में। अगर वो अभी बाहर नहीं गया तो सब उसे ढूंढना शुरू कर देंगे। वो जल्दी से रेयान के पास आया और मासूम आवाज में बोला, क्यों नहीं खुलेगा दरवाजा? मुझे बाहर जाना है, प्लीज जाने दो ना। रेयान की नजरें अंश की आंखों पर टिक गईं। उन आंखों में जो मासूमियत थी वो उसे अजीब सा खींच रही थी। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखता रहा, फिर हल्की सी सख्त आवाज में बोला, बाहर जाना है तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ये सुनते ही अंश बिना सोचे बोल पड़ा, हाँ, मैं बाहर जाकर आपके बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। अंश की बात सुनकर इस बार रेयान सच में चौंक गया, क्योंकि वो खुद यही कहना चाहता था, लेकिन अंश ने पहले ही बोल दिया। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया और रेयान बस अंश को देखता रह गया। वैसे तो वो बात अंश पहले ही बोल चुका था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों रेयान ये चाहता था कि इस वक्त अंश उसे छोड़कर ना जाए। रेयान ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, तुम्हें यहाँ से जाने तभी दूंगा जब तुम मेरी ड्रेसिंग करोगे। ये सुनकर अंश की नज़र सीधी रेयान के चेस्ट पर गई, जहाँ खून से उसकी शर्ट पूरी लाल हो चुकी थी। वो कुछ पल चुप रहा, जैसे सोच रहा हो क्या करे। तभी रेयान खुद ही अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए थोड़ी सख्त आवाज में बोला, ड्रेसिंग करो फिर चले जाना, अगर नहीं तो। रेयान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अंश जल्दी से बोल पड़ा, हाँ ठीक है, आप रुको, मैं हेल्प कर देता हूँ। इतना कहकर अंश खुद ही रेयान के करीब आ गया और हाथ बढ़ाकर उसकी शर्ट खोलने लगा। अंश के इतने करीब आने पर रेयान को पहली बार कुछ अलग सा महसूस हुआ, एक अजीब सी सुकून वाली फीलिंग, जो उसे आज तक किसी के पास आकर नहीं हुई थी। और वो बस चुपचाप अंश को देखता रह गया। अंश ने धीरे धीरे शर्ट खोलकर उसे साइड में रख दिया। रेयान के चेस्ट पर जहां चोट लगी थी वहां पहले से बैंडेज था, लेकिन वो खुल चुका था और वहीं से खून बह रहा था। अंश ने बिना कुछ बोले पुराना बैंडेज हटाया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस घाव पर पड़ी, वो हल्का सा हैरान हो गया। उसने रेयान की तरफ देखते हुए पूछा, ये निशान थोड़ा अजीब है, ये क्या है? अंश का सवाल सुनकर रेयान ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, बुलेट का निशान है। ये सुनकर अंश थोड़ा चौंका जरूर, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप नए सिरे से बैंडेज करने लगा। तभी रेयान ने उसे देखते हुए पूछा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? ये जानकर इस बार अंश ने भी उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, क्या मुझे आपसे डरना चाहिए? तो रेयान धीरे से अंश के कान के पास झुककर कहता है, यस लिटिल पपी, बिकॉज आई एम डेविल। अंश उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखता है, आंखों में वही मासूमियत लिए, और धीरे से बोलता है, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? रेयान बस हल्के से सिर हिलाकर हाँ कर देता है। अंश धीरे से अपना हाथ रेयान के सीने पर रखता है, जहां उसे गोली लगी थी, और बड़ी ही सादगी से पूछता है, जब आपको गोली लगी होगी तब बहुत दर्द हुआ होगा ना? उसका सवाल भी उसकी तरह ही क्यूट और मासूम था, पर रेयान हैरान था, क्योंकि अंश सब कुछ जानने के बाद भी उससे डर नहीं रहा था। अंश का ये निडरपन और सच्चाई धीरे धीरे रेयान को इम्प्रेस कर रही थी। वो हल्के से अंश के गाल पर अपनी 2 उंगलियां रखता है और मुस्कुराकर कहता है, रेयान सिंघानिया को दर्द नहीं होता। तभी अंश के फोन पर उसकी दी का कॉल आने लगता है। अंश थोड़ा पीछे हटता है, फोन की तरफ देखता है, फिर रेयान की तरफ मुड़कर जल्दी जल्दी कहता है, देखिए, आपकी ड्रेसिंग मैंने कर दी है, अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। पूरे 1 मिनट बाद मेरा बर्थडे आ जाएगा और मुझे अपने फैमिली के साथ रहना है। ये सुनकर रेयान हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तो जाओ। बस इतना सुनना था कि अंश जल्दी से दरवाजे की तरफ भागता है। इस बार दरवाजा भी खुल जाता है और वो बिना पीछे देखे जल्दी से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही रेयान भी अपना मास्क उतारता है, शर्ट पहनता है और बाहर आ जाता है, जहां थोड़ी दूरी से खड़े होकर वो अंश को देखने लगता है। अंश के चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान देखकर पता नहीं क्यों और कैसे
रेयान के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। शायद पहली बार वो किसी को देखकर यूं मुस्कुराया था। और उसी पल को वो अपने फोन में कैद कर लेता है अंश की कुछ तस्वीरें। फ्लैशबैक एंड ये सब याद करते ही रेयान की सांसें जैसे भारी हो जाती हैं। वो हल्का सा हंसता है, लेकिन उस हंसी में दर्द साफ दिख रहा होता है। फिर धीरे से खुद से कहता है, तब तुम न मुझे जानते थे, न ही कभी देखा था मुझे। अंश, शायद तुम्हें कभी पता भी ना चले कि उस एक दिन के बाद मैं कभी किसी के इतना करीब आया ही नहीं। रेयान की नज़रें कहीं खो जाती हैं, जैसे वही पुराना वक्त फिर से उसकी आंखों के सामने चल रहा हो। फिर उस इवेंट में तुम मुझे दोबारा दिखे, जूलियट बनकर, और उस दिन फिर से मुझे वही एहसास हुआ, वही अजीब सा खिंचाव, और मैं उसे फिर से जीना चाहता था। वो अपने बालों में हाथ फेरता है, थोड़ा बेचैन होकर। इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू किया, हर जगह, हर तरह से, और जब पता चला कि जूलियट तुम ही थे, अंश, तो मैं तुम्हें बस अपने पास रखना चाहता था। एक पल के लिए वो चुप हो जाता है। आंखों में हल्की नमी उतर आती है, लेकिन वो उसे गिरने नहीं देता। फिर अचानक उसका चेहरा सख्त हो जाता है। और आज मैंने तुम्हें फिर से खो दिया, अंश, वो भी अपनी ही गलती की वजह से। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच जाती हैं। गुस्सा, दर्द, पछतावा सब एक साथ उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है। लेकिन इस बार उसका गुस्सा किसी और पर नहीं, खुद पर था। थैंक यू।